Hello guys, welcome back to our YouTube channel Study with Students. So today we will start our first video, which is also the first chapter of class 10th ICSE mathematics, which is GST. It simply means goods and service taxes. So without wasting any more further time, let's begin today's video. And if you haven't watched our introduction video, you can watch it from the link given below in the description box. Begin. First of all, the question arises that what is tax? So if we Google it up, we can see that a tax is a mandatory fees or financial charge levied by any government on an individual or an organization to collect revenue for public work providing the best facilities and infrastructure. तो जैसे कि हम एक एग्जांपल ले कहते हैं एग्जांपल जैसे कि राम एक शॉप पे गया, वहाँ पे उसने ₹5 की पेंसिल खरीदी। ठीक है, ₹5 की पेंसिल खरीदी। अब वो ₹5 में हम कंसिडर करते हैं कि वो होगा हमारा ₹5 होगा हमारा एमआरपी विच इज मैक्स रिटेल प्राइस। सो मैक्स रिटेल प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें हमारा जो टैक्स होता है वो इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, सो अगर हम मान के चले जैसे कि ये ₹5 था, इसमें से 20% जो टैक्स कटा था वो जाएगा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो ₹5 का 20% कितना होगा, वो होगा ₹1। तो ये हम कह सकते हैं कि जो ये ₹1 है ये जाएगा गवर्नमेंट को, जिससे वो हमारे आसपास के जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, हाईवेज हो गए, ये सब बनवाएगी और हमारी मतलब सहायता करेगी। ठीक है, अब ₹1 गवर्नमेंट को गया और बाकी कितना बचा, 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4। तो ये ₹4 गया, जो वो था मतलब शॉपकीपर था वो उसको मिल गया। ठीक है, ये होता है हमारा टैक्सेशन का सिस्टम। अब पहले जो था वो हमारा था वैट, मतलब 2017 से पहले पहले हम लोग का वैट चलता था, विच इज वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अब 2017 में जीएसटी लागू हुआ। ठीक है, अब जीएसटी का क्या मतलब था, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब जो वैट था वो भी सही था, लेकिन जीएसटी लागू करने की जरूरत क्या पड़ी। तो देखिए, जो वैट था तो मतलब जब वैट यूज़ करते थे हम लोग, तो उसमें ये था जैसे कि हर जो आइटम था उस पर अलग अलग टैक्स लगते थे। गोल्ड पे अलग लग रहा है, सिल्वर हो तो उस पर अलग लग रहा है, कोई खाने पीने की चीज़ें हैं तो उसमें अलग लग रहा है, और मतलब जो भी चीज़ थी जैसे तो सब पे अलग अलग टैक्स लगता था। लेकिन जब जीएसटी आया तो उसने फिक्स कर दिया, जैसे कि जीएसटी में अब आजकल आपने भी देखा होगा कि जो टैक्स लगता है वो ऐसा लगता है जैसे कि 18% ऑन सम आइटम्स, 28% ऑन सम अदर आइटम्स एंड एक्सेट्रा। और ये 20% होता है, 28% जो ये टैक्स है ये मैक्सिमम होता है जीएसटी में, इससे ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट नहीं ले सकती। ठीक है, ये मैक्सिमम जीएसटी कटता है। अब ये हमारा जिस मेन टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, सो गाइस, अब तक हमने टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जाना। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं डिस्कस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डीलर। सो अ डीलर इज़ अ पर्सन हु बाइज गुड सर्विसेज फॉर रीसेल। डीलर हो गया जैसे कि आपका शॉपकीपर हो गया। ठीक है, शॉपकीपर जो कि किसी और से सामान खरीदता है और फिर आपको बेचता है। ठीक है, अब ये है कॉस्ट प्राइस। इट इज़ द प्राइस एट विच अ ट्रेडर बाइज गुड। द कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो टर्म्ड एज बेसिक प्राइस। ठीक है, अब जो ये कॉस्ट प्राइस होता है उस पर वो होता है जो डीलर को देता है, जैसे कि एक होता है ट्रेडर, ट्रेडर देता है डीलर को,
वो होता है शॉपकीपर जो देता है आपको, ठीक है। ट्रेडर ने दिया शॉपकीपर को और शॉपकीपर ने दिया आपको, ऐसे आता है सामान का मतलब। जो आप कुछ भी खरीदते हैं तो वो आप खरीदते हैं शॉपकीपर से, लेकिन जो शॉपकीपर होता है वो खरीदता है ट्रेडर से, ठीक है। तो ट्रेडर जो खरीदता है, जिस प्राइस पे खरीदता है वो होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, और इसको हम कहते हैं बेसिक प्राइस भी कहते हैं, ठीक है, बेसिक प्राइस भी कहते हैं। अब हम आएंगे लिस्ट प्राइस पे। सो लिस्ट प्राइस, इट इज़ द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज मार्क्ड। लिस्ट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस और कोटेड प्राइस, ठीक है। अब लिस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे शॉपकीपर आपको बेचता है, ठीक है। शॉप जैसे कि ट्रेडर से शॉपकीपर ने लिया कोई भी चीज़, जैसे कि लिया 1 रुपये में, लेकिन वो आपको देगा 2 रुपये में, क्योंकि वो उसका लिस्ट प्राइस है। उस पर शॉपकीपर ने उसको मार्क किया कि हाँ, जैसे कि मैंने अगर एक चीज़ 1 रुपये की कोई चीज़ ली है तो वो उसे 2 रुपये में बेचेगा, जिससे उसका 1 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया लिस्ट प्राइस, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं, मार्क प्राइस या फिर प्रिंटेड प्राइस या फिर कोटेड प्राइस, ठीक है। इसके 3 नाम होते हैं, मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, कोटेड प्राइस, और ये तो है लिस्ट प्राइस। अब हम आते हैं डिस्काउंट पे। सो द डिस्काउंट, in order to sell out the old stock or for some other reason, shopkeeper offers certain percentage of the list price as discount. This discount is always calculated on list price, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी, जैसे कि सामान है वो पुराना हो गया, जैसे कि आपने भी देखा होगा कोई सेल, जैसे कि सेल लगती है बाज़ारों में, तो क्यों होता है, क्योंकि जो वो सामान होता है वो पुराना हो जाता है और जो उनकी रियल वैल्यू होती है वो गिर जाती है। तो इस पर वो जो शॉपकीपर होता है वो कुछ डिस्काउंट ऑफर करता है, ठीक है। और वो डिस्काउंट हम लगाते हैं किस पे, लिस्ट प्राइस पे, ना कि कॉस्ट पे, ठीक है। हम लगाते हैं डिस्काउंट लगाते हैं लिस्ट प्राइस पे, क्योंकि वही तो जो प्राइस है वही प्राइस है जिस पे शॉपकीपर ने उसको पहले मार्क किया था, लेकिन वो पुराने या फिर कुछ गलती की वजह से वो जो सामान था उसका जो वैल्यू है वो गिर गया। इससे उस पे शॉपकीपर ने कुछ डिस्काउंट दिया, और वो डिस्काउंट देगा किस पे, लिस्ट प्राइस पे, जिस पे शॉपकीपर ने पहले उस सामान को मार्क किया था, ठीक है। और ये जो हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे वो ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस। हम हमेशा डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस से कैलकुलेट करेंगे, लिस्ट प्राइस के ऊपर रहेगा डिस्काउंट, ठीक है। अब लास्ट है हमारा सेलिंग प्राइस। इट इज़ द प्राइस एट विच अ ट्रेडर सेल हिज गुड विथ डिस्काउंट। इफ एनी सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल प्राइस, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस वो प्राइस होगा जिसपे शॉपकीपर ने आपको सामान बेचा, ठीक है। ये वो प्राइस है जिसपे शॉपकीपर ने आपको सामान दिया, और ये सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं जैसे कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, लिस्ट प्राइस तो होगा ही, लिस्ट प्राइस, और अगर इफ़ कोई डिस्काउंट लग रहा है तो लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड विदाउट एनी डिस्काउंट, इट्स सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस। देखिए, अगर डिस्काउंट लग रहा है, अगर डिस्काउंट लग रहा है तब होगा कि हाँ, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस होगा सेलिंग प्राइस। और अगर सेलिंग प्राइस, इफ देयर इज नो डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस। अगर जो शॉपकीपर है वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो सेलिंग प्राइस लिस्ट प्राइस के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज़ करेंगे। तो अब हम बात करेंगे टैक्स की, ठीक है। टैक्स मतलब सिंपल सा हमारा जीएसटी की बात करेंगे अब हम। ये तो हमारे पॉइंट्स हो गए थे, अब हम टैक्स की बात करेंगे। तो टैक्स क्या होता है, टैक्स जो हमारा होगा वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे हम करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। यानी मतलब जिस प्राइस पे सेलर ने या फिर शॉपकीपर ने आपको सामान बेचा, उस प्राइस पे हम जो जीएसटी या फिर जो भी टैक्स है वो कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब टैक्स क्या हो सकता है, टैक्स हमारा हो सकता है रेट ऑफ टैक्स, जो में हमें रेट दिया रहेगा,
इनटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जो हमारा टैक्स होगा वो हमेशा उस प्राइस पे हम करेंगे कैलकुलेट, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस मतलब वो वाला प्राइस जिस पे शॉपकीपर ने आपको सामान बेचा। शॉपकीपर जिस प्राइस पे, अगर आपने जैसे कि हमने अपना एग्जांपल लिया था ₹5, तो उस ₹5 पे शॉपकीपर टैक्स का जो टैक्स शॉपकीपर होगा वो टैक्स कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो इट इज़ ऑलवेज, ये आप याद रखिएगा कि टैक्स होता है वो ऑलवेज सेलिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये हमारा एक मेन पॉइंट था। अब देखिए, जो हमारा ये 10th का सिलेबस है, इसमें जो हमारा जीएसटी, हम मतलब जो भी आजकल हम जीएसटी की बात करते हैं, तो जो हम जीएसटी लगाते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं वो तब, जैसे कि हमें मतलब हमारा जो 10th का सिलेबस है उसमें हमें ऐसे पढ़ाया गया है जैसे कि कोई भी आइटम है, फिर जैसे कि कोई भी एक डिलीवरी है, पैकेज बॉक्स है, फिर कोई भी जैसे कि गुड्स है, हम गुड्स होते हैं, गुड्स होता है सामान, गुड्स। गुड्स को अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजेंगे तब कितना जीएसटी कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ा वो तो उसको मेन जो सिंपल टॉपिक्स थे, अब हम मेन जो हमारा 10th में जो दिया गया है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो अब तो जो हमारे 10th में दिया गया है उसमें हमें जीएसटी जो है वो उस हिसाब से कैलकुलेट करना है कि जो कोई भी गुड है, सामान है, वो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो जीएसटी जो होगा वो किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, और कितने परसेंटेज में मिलेगा, ये हमें पढ़ना है हमारे 10th में, ठीक है। अब जो हमारा जीएसटी है उसके 3 टाइप होते हैं, सेंट्रल जीएसटी और सीजीएसटी। तो ये होता है कि इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। CGST which is calculated by the central government for the intra-state transaction और movement of good and services, ठीक है। अब इंट्रा स्टेट का मतलब हमें यहाँ पे हमने ये टर्म सुना, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट। अब इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है, सप्लाई विथ इन द सेम स्टेट। इसका मतलब ये है कि जब कोई सामान हो वो एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई हुआ हो, जैसे कि हम मान लेंगे कि सप्लाई विथ इन सेम स्टेट। अब जैसे कि जैसे कि हम एक गुड्स का मतलब एक ट्रक है, उसे हमने यूपी में ही वाराणसी से कानपुर भेजा, वाराणसी से कानपुर भेजा, तो जो टैक्स कैलकुलेट होगा उसे हम कहेंगे CGST विच इज़ सेंट्रल जीएसटी। और जो ये जीएसटी होगा वो सीधा पूरा का पूरा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो CGST होगा ये हमारा ये पूरा का पूरा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। अब हम आएंगे SGST पे विच इज स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी और SGST। इसकी डेफिनेशन जो है ये हमें ये बताती है कि SGST विच इज़ कैलकुलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द इंट्रा स्टेट यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शन और मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। इन केस ऑफ SGST द बेनिफिशियरी इज द स्टेट गवर्नमेंट, इन केस ऑफ UGST द बेनिफिशियरी इज द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। अब अगर ये हमारा SGST है, इसको हम ये भी कह सकते हैं UGST। अभी एक ही बात है, जैसे कि SGST होता है स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स, और UGST होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये मतलब सिंपल ये एक कंबाइंड टर्म ही कह सकते हैं। और ये जब कैलकुलेट करते हैं जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हो सामान, इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट में जा रहा हो। सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब जैसे कि कोई भी सामान है वो हमने यूपी से बिहार भेजा, तो जो जीएसटी कैलकुलेट होगा वो होगा SGST। जो ये UGST है ये टर्म हम कम ही सुनेंगे, तो इसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
ये होती है, लेकिन अभी हमारे मतलब हमने जो अभी अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे तो उसमें, और हमारी बुक्स भी है उसमें ये ज़्यादा टर्म में यूज़ नहीं किया गया है, तो हम इसको SGST मान के ही टर्म्स चलेंगे, ठीक है। अब ये है हमारा IGST, इंटीग्रेटेड GST और IGST। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि IGST विच इज़ लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन और मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। IGST जब हम कैलकुलेट करेंगे जब देयर इज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। IGST में वही होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हो। अब अगर हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, ये हमारा ये मेन है, इसका मेन अगर हम ये पूरे की समरी करें तो इसकी समरी है ये समरी कि अगर इफ देयर इज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन अगर हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो द सेलर कलेक्ट बोथ CGST एंड SGST फ्रॉम द बायर एंड डिपॉजिट द CGST विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द SGST विद द स्टेट गवर्नमेंट। अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन मतलब एक स्टेट के अंदर अंदर ही अगर ट्रांजेक्शन होता है, स्टेट के अंदर अंदर ही ट्रांजेक्शन होता है, तो जो सेलर होगा वो जो जैसे कि सेलर यानी शॉपकीपर, वो आपसे यानी जो बायर होगा उससे CGST भी करेगा कैलकुलेट और SGST भी करेगा कैलकुलेट। इसका मतलब जो टैक्स कटेगा, जैसे कि मान लें कि अगर 28% टैक्स कटा कोई भी चीज़ पे हमसे सेलर से कटा और वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के अंदर आता है, तो जो जैसे कि तो फिर इसका आधा होगा 14% और ये 14%, तो ये 14% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और ये 14% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है मतलब एक स्टेट के विद इन ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे कि यूपी से अगर कोई माल यूपी में था और वो यूपी में ही रह गया, यूपी से जैसे कि यूपी में था, जैसे कि एग्जांपल में वाराणसी में था और वो कानपुर में है, यानी दोनों दोनों जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट हैं ये हैं यूपी में ही हैं ये दोनों के दोनों, तो ये हो गया हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। और अगर ऐसी ट्रांजैक्शन होती है तो जो सेलर है या फिर हमारा जो शॉपकीपर है वो हमसे बायर से CGST भी लेगा और SGST भी लेगा। और अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें, जैसे कि एग्जांपल लें 28% अगर GST कटता है हमसे तो 14% वो दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 14% दे देगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसमें जो बेनिफिशियरी होते हैं हमारे बेनिफिशियरी यानी जिनको फ़ायदा हो रहा है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। हाँ, तो अब हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, ठीक है। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस का मतलब है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा सामान। जैसे कि एग्जांपल में यूपी से बिहार में गया अगर सामान, उसको हम कहेंगे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, दैट इज़ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है। अब अगर ऐसा होगा, अगर ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो जो सेलर होगा वो बायर से IGST करेगा कैलकुलेट, विच इज़ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और इस केस में जो IGST हमने अभी पढ़ा वो कहाँ जाता है, वो जाता है पूरा का पूरा जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो जो भी सेलर होगा वो बायर से जो भी GST लेगा वो पूरा का पूरा दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसमें जो बेनिफिशियरी है यानी जिसको फ़ायदा हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब जैसे कि एग्जांपल में ले हम लोग, अगर सेलर ने बायर से 14% GST लिया तो वो पूरा का पूरा 14% दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जो फ़ायदा होगा वो होगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स का। तो गाइस यहाँ तक हमारा जो मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ तक का हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये था। अब
हम अगली वीडियो में अपने क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक्ड अवर वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to our channel for more instant update. Thank you.